नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज अड्डा में। मैं हूं नीरज और इस वक्त जो सबसे बड़ी चर्चा चल रही है फाइनेंशियल वर्ल्ड में, दुनिया भर में, वो ये है कि अमेरिका में बैंक जो मुश्किल के दौर से गुजर रहे हैं। मैं बैंक्स कह रहा हूं इसलिए क्योंकि कई सारे छोटे छोटे बैंकों में ये समस्या आती जा रही है और शुरुआत हुई यहाँ पे SVB से, जिससे एक ऐसा माहौल बना कि कई बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों में लोगों को चिंताएं हुई। सिल्वर गेट भी फिर बीच में आ गया और सिग्नेचर भी आ गया। कई सारे बैंक फंसे और बहुत सारे छोटे छोटे बैंकों के सामने दिक्कत आ रही है। तो क्या US में, अमेरिका में एक बैंकिंग सेक्टर में एक बड़ी मुश्किल आ रही है जो सिलिकॉन वैली बैंक से शुरू हुई कि वहाँ पे लिक्विडिटी की क्राइसिस हुई, डिपॉजिटर्स ने पैसे निकालने शुरू किए और ये सब कुछ इतना तेज़ी से हुआ 48 घंटे के अंदर कि एक फाइनेंशियल क्राइसिस जैसी सिचुएशन हुई। क्या ये एक बहुत बड़ी आर्थिक मुश्किल की आहट है? क्या एक बहुत बड़ी चीज़ ऐसी है जिसको कंट्रोल करने की कोशिश वहाँ की सरकार, वहाँ का रेगुलेटर फेड और पूरी तरीके से लगे हुए हैं कि ये स्प्रेड न होने पाए? तो अलग अलग तरीके से लोग इसकी व्याख्या कर रहे हैं, अलग अलग लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये 8, 10, 12 साल पहले जो एक लीमन क्राइसिस हुई थी उस तरह का है? क्या कोई स्ट्रक्चर प्रोडक्ट में गड़बड़ हुई, क्या वो है ये? क्या फिर ये कोई करेंसी का इशू है, बॉन्ड का इशू क्या है? लेकिन अगर इसको बहुत आसान भाषा में हम समझने की कोशिश करें कि क्या ये एक सिस्टमिक रिस्क है कि एक ऐसा सिस्टम बैंकिंग सिस्टम में, फाइनेंशियल सिस्टम में चल रहा है जिससे रिस्क क्रिएट हो गया है और पैसे की दिक्कत आ रही है, या फिर ये एक बैंक की समस्या है जो चूंकि इंटरकनेक्टेड होने की वजह से स्प्रेड होती हुई जा रही है? तो दुनिया भर के बाज़ारों में जो कोहराम मचा है इक्विटीज़ मार्केट में, वो शुरू हुआ है बॉन्ड मार्केट से। बॉन्ड मतलब जहाँ पे लिक्विडिटी का सबसे बड़ा खेल जहाँ से होता है कि पैसे का लेन देन हुआ और ब्याज दरें बढ़नी शुरू हुई तो यील्ड उल्टी हो गई और लोगों को, बैंकों को नुकसान होने लगा। इस बड़ी समस्या को आज हम दोबारा से समझने की कोशिश करते हैं। इस पर बहुत चर्चाएं हो रही हैं कि क्या ये एक बड़ी मुश्किल की शुरुआत है या वन ऑफ है, क्योंकि सरकार जिस तत्परता से वहाँ इसको रोकने में लगी है उससे कई सवाल मन में आते हैं। और इसका जो सबसे बड़ा कोलेटरल डैमेज हो रहा है वो स्टार्टअप की दुनिया में हो रहा है, क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा इसका पैसा चैनलाइज होता था। ये जो बैंक है SVB, वहाँ सबसे ज़्यादा स्टार्टअप के लोग, फंड जो लगाते थे वो लोग अपना पैसा रखते थे और उनके सामने मुश्किल आई। हालांकि उनका सेफ़ है, पूरा डिपॉजिट सेफ़ है, लेकिन क्या ये आगे भी जारी रह सकता है और इसके असर हो सकते हैं? इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बहुत ही एमिनेंट पैनल है, 4 लोगों को हमने बुलाया अपने शो में चर्चा करने के लिए, जिसमें सबसे पहले हैं हमारे साथ RN कैपिटल के चेयरमैन मोहनदास पई जी। मोहनदास सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसके साथ ही नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ के फाउंडर और CEO नीतीश मित्तर सेन जी हमारे साथ हैं। नीतीश, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्टेलर वेल्थ पार्टनर्स इंडिया फंड के मैनेजिंग पार्टनर गौतम वेद हमारे साथ हैं और साथ ही मार्केट एक्सपर्ट प्रकाश दीवान है। आप सबका सर बहुत बहुत स्वागत है। और ये एक ऐसा इशू है जो सबके दिमाग में चल रहा है कि ये दरअसल हो क्या रहा है। इतनी उठापटक, इतनी शंकाएं, किसी को समझ में नहीं आ रहा कि ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, कैसे, तो इसी को समझते हैं। लेकिन जो सबसे प्रभावित क्षेत्र है स्टार्टअप की दुनिया, जहाँ सबसे ज़्यादा इसका असर पड़ता देखा जा रहा है, हम समझते हैं कि वहाँ से शुरू करें और फिर गौतम और प्रकाश जी के पास है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। मोहनदास जी के पास चलते हैं सबसे पहले। मोहनदास सर, ये एक बहुत बड़ा संकट का दौर गुजर रहा है दुनिया भर के लिए, भारत के लिए नहीं, और अमेरिका से शुरू हुआ और अब पूरी दुनिया में इसके लहरें महसूस की जा रही हैं। मैं एकदम सिंपल पूछना चाहता हूँ कि फेड ने जब इंटरवीन कर दिया है, डिपॉजिट सेफ कर दिया है और लोगों से ये कहा है कि आपका पैसा पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन इक्विटी होल्डर्स का नहीं, केवल डिपॉजिट होल्डर्स का, तो क्या ये मान लेना चाहिए कि ये सिलिकॉन वैली का जो संकट है टल गया है, खत्म हो गया है? देखिए, मेरा सोचना है कि ये मामला अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है और भी गंभीर हो जाएगा, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब $620 बिलियन का डेफिसिट है उनके बैलेंस शीट के होल्डिंग वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू में। देखिए क्या हो गया, पिछले 5-6 साल में US सरकार ने बहुत सी बॉन्ड इशू की है। ये सब बॉन्ड कभी लो रेट पर 1%, 2% पर इशू हुई है, अभी तो 4.5% हो गया है। जब कभी ये बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा
जो बॉन्ड पहले इश्यू हुआ था उसका दाम कम हो जाएगा, लेकिन बैंक सभी वो बॉन्ड अपने बैलेंस शीट पर हेल्ड टिल मैच्योरिटी, माने जब कभी वो पैसा आएगा 5 साल में 10 साल में, तब तक हम भेजेंगे नहीं के उसका दाम कम नहीं करते हैं और जो लॉस है बैलेंस शीट में रहेगा। जब कभी ऐसी कोई घटना होती है जैसे कि अभी सिलिकॉन वैली बैंक में हुआ कि लोग जाकर पैसा वापस पूछते हैं, अगर वो बॉन्ड को बेचना पड़ेगा तो लॉस पर बेचना पड़ेगा। आपको पता होगा कि उनके बैलेंस शीट में $20 बिलियन का लॉस था, क्योंकि अगर बेचेंगे आज तो लॉस होगा, लेकिन वो रखेंगे बैलेंस शीट पर 5 साल 10 साल तो लॉस नहीं होगा। लेकिन अभी डिमांड है, ये तो सिस्टमिक इश्यू है। और हुआ है क्योंकि फेडरल रिजर्व ने पिछले 2 सालों के अंदर बहुत से इंटरेस्ट रेट हाइक किया है और इसलिए एडजस्टमेंट अभी तक नहीं हुआ है। करीब $620 बिलियन सब बैंकों में बैलेंस शीट में कुछ डेफिसिट है, इसलिए अभी फेडरल रिजर्व भी कह रहे हैं कि हम 1 साल के लिए आपको लिक्विडिटी सपोर्ट, हम लोन देंगे और जो आपका बुक वैल्यू है उस पर देंगे। लेकिन क्या हो सकता है, लोगों को क्या डर है, देखना पड़ेगा। जी, तो ये एक इम्पॉर्टेंट का है, लेकिन मोहनदास सर, आप ये कह रहे हैं कि इसमें एक सिस्टमिक रिस्क हो सकता है। मुझे थोड़ा इसको और एक्सप्लेन करके समझाइए कि क्या ये एक ऐसी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है जो धीरे धीरे करके बहुत सारे बैंकों को परेशान करेगी, क्योंकि वो जो $625 बिलियन का मार्क टू मार्केट लगा हुआ है लॉस का, वो रियलाइज जैसे ही करेंगे तो वो समझ में आएगा फिर, या फिर ये छोटे 2 4 6 बैंकों में कंटेन रह जाएगा और फेड इसको मैनेज करने में आसानी से सफल हो जाएगा। तो ये सिस्टमिक रिस्क है या कंटेजियस है सिर्फ? लेकिन अब अभी तो कुछ सिस्टमिक रिस्क है, क्योंकि बहुत से छोटे छोटे बैंक हैं, उनका अकाउंट ट्रांसपेरेंट नहीं है, किसी को पता नहीं है कि छोटे छोटे बैंक अकाउंट में क्या हो रहा है। अभी मैंने पढ़ा कि फर्स्ट रिपब्लिकन बैंक और छोटा बैंक माने 150-200 बिलियन डॉलर्स के नीचे, और छोटे बैंक पर 60% वैल्यू कम हो गया ओवरनाइट। तो पता नहीं कि और एक हफ्ते में क्या हो जाएगा। आज जब मार्केट होगा कुछ पता चलेगा कौन से बैंक में ऐसा हो रहा है, क्या होगा। लेकिन एक बात जो सिर्फ हो गया कि फेडरल रिजर्व और ट्रेजरी ने कहा है और एफडीआईसी ने कहा है कि हम सब डिपॉजिटर्स को प्रोटेक्ट करेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है कि डिपॉजिट का कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन जो अनसिक्योर्ड बॉन्ड होल्डर्स है, इक्विटी होल्डर्स है, उनको नुकसान होगा। ताकि कि हर बैंक में इक्विटी या कैपिटल 10 से 15% होगा, अगर लॉस उससे ज्यादा होगा तो नुकसान होगा। तो लिक्विडिटी सपोर्ट भी प्रॉमिस किया है, तो देखना पड़ेगा कितना है। लेकिन बहुत लोगों में डर होगा कि क्या हो जाएगा, उसको पता नहीं कितना लॉस है। जो जब कभी ऐसा शक होता है, लोग पैसा निकाल के दूसरे बैंक पर डालते हैं और वो एक कंटेजन हो सकता है। लेकिन है तो इस वक्त सिस्टमिक रिस्क। लेकिन क्या ये जो सिलिकॉन वैली बैंक है जिससे ये कहानी शुरू हुई है, अब तो खैर उसका अस्तित्व भी नहीं बचेगा, उसकी यूके यूनिट 1 पाउंड में बिक गई है और अभी यूएस वाली भी बिकेगी पता नहीं कितने में। मतलब 1 पाउंड में सोचिए आप कि क्या स्थिति हो गई, ओवरनाइट ये सिचुएशन है। मोहनदास सर, ये जो एसवीबी का संकट है, ये स्टार्टअप इकोसिस्टम पर ग्लोबली क्या असर डालेगा? नेगेटिव असर तो पड़ेगा, क्योंकि सिलिकॉन वैली बैंक एक सबसे दुनिया में सबसे बड़ी स्टार्टअप बैंक थी, बहुत फ्रेंडली थी, सब स्टार्टअप को अकाउंट ओपन करने में, पैसा लाने में, ट्रांजैक्शन करने में बहुत मदद करती थी और बहुत फ्रेंडली थी। ऐसे बैंक कोई नहीं है दुनिया में। अभी तो एचएसबीसी ने यूके का सिलिकॉन वैली बैंक को ले लिया है, वो तो अच्छी बात है, और एचएसबीसी जेरा में आ रही है। यूएस में देखना पड़ेगा कि क्या होगा, लेकिन कुछ नुकसान तो होगा। लोगों का पैसों का नुकसान नहीं होगा, डिपॉजिट का पैसों का अभी नुकसान नहीं होगा, सब मिलेगा। लेकिन वो सेंटिमेंट जो कुछ है, एक बढ़िया बैंक थी वो चलेगी, उस पर तो कुछ नुकसान, कुछ इम्पैक्ट होगा, सेंटिमेंट नुकसान है। और बॉन्ड होल्डर्स ये जिन्होंने पैसा वहाँ डिपॉजिट के तौर पर रखा उनको लेगा, लेकिन इक्विटी और जो अनसिक्योर्ड था उनको ये नुकसान होगा। नीतीश, आप तो चूंकि उस
सेगमेंट से, उस सेक्टर से ही आते हैं जिसकी हम लोग पूरी कहानी कह रहे हैं यहाँ पे। क्या ये आपका एक्सपोजर भी था, अब वो बिल्कुल सेफ है पहले की तरह जैसे पहले होता था, क्या ये एक बड़े संकट की आहट आप देख रहे हैं यूएस में, बड़ी प्रॉब्लम खड़ी होने जा रही है? नहीं, एक जरूर प्रॉब्लम तो है ही। और जैसे आज आप अभी भी देख रहे हैं, काफी कंटेजियन स्प्रेड है यूएस में, पैनिक काफी है। और काफी एज वी स्पीक काफी यूएस बैंकिंग स्टॉक्स लोअर सर्किट में हॉल्ट होकर रखे हुए हैं। तो पैनिक और कंटेजियन काफी स्प्रेड है। बावजूद कि यूएस गवर्नमेंट ने बोला है कि काफी डिपॉजिटर्स के पैसे प्रोटेक्ट करेंगे, फिर भी काफी एक पैनिक जैसा माहौल है। स्टार्टअप्स के हिसाब से एक होता है कि उनके पैसे प्रोटेक्टेड है, और वो पैसे एक्सेस कभी हो सकते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो छोटे छोटे स्टार्टअप्स है उनका सारा पैसा एसवीबी में रखा होएगा, और उनको तो कंटिन्यूस पेमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है, सैलरीज पे करनी है एक्सेट्रा। तो अगर उनको पैसा जल्दी नहीं मिलेगा तो काफी स्टार्टअप्स आउट ऑफ बिजनेस जा सकते हैं, काफी ले ऑफ्स हो सकते हैं। एक तो प्रैक्टिकल बात है, और दूसरी बात सेंटिमेंट की है। ऑलरेडी एक फंडिंग विंटर जैसा माहौल चल रहा है पिछले 1 साल से पूरी स्टार्टअप दुनिया में, यूएस में या इंडिया में। और ऐसे सिचुएशंस जो क्रिएट हो रहे हैं, उससे ये नेगेटिविटी और पेसिमिज्म और बढ़ने वाली है, और काफी स्टार्टअप्स को थोड़ी तकलीफ होगी नए पैसा रेज करने के लिए। तो स्टार्टअप्स को अपना पूरा एक अप्रोच चेंज करना पड़ेगा सर्वाइव करने के लिए। मेरे ख्याल से 2023 अगर स्टार्टअप सर्वाइव कर पाए तो वो अगले साल वापस मजबूती से ग्रो कर सकते हैं। पर ये साल कितने स्टार्टअप सर्वाइव करेंगे, जो नहीं करेंगे, वो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। नीतीश, कॉस्ट ऑफ फंड तो बढ़ता जा रहा है। जो पूरी स्टार्टअप कल्चर की सक्सेस स्टोरी है वो इस बात पे थी कि लो कॉस्ट फंड मिला उनको और उस पे चले। तो चूँकि ये तो एक एक्सपेरिमेंट होता है कि आपने कोशिश की, कुछ जगह सक्सेस कुछ जगह सक्सेस, तो उसमें पैसे लगते, कोई इससे बुरी बात भी नहीं है। लेकिन अब चूँकि इतना कॉस्ट ऑफ फंड हो रहा है यूएस में खासतौर पर, जहाँ से सबसे ज़्यादा पैसा आता है, तो एक ऐसे मुश्किल का दौर है जहाँ पे सफलता आपकी काबिलियत से ज़्यादा इस बात पर तय होगी कि आपको कितना सस्ती पूंजी मिल रही है। आई थिंक आप अगर इंडिया पर्सपेक्टिव से देखिए तो स्टार्टअप अपॉर्चुनिटी इंडिया में बहुत बड़ी है, और अभी भी मेरे को लगता है शुरुआत ही है। अगले 10 साल में बहुत ज्यादा वैल्यू क्रिएशन इंडियन स्टार्टअप्स क्रिएट करने वाली है, तो उसमें कोई शक नहीं है। जो अप्रोच है स्टार्टअप्स का वो थोड़ा चेंज होएगा। जो फ्री मनी की वजह से जो अप्रोच था कि कोई भी कॉस्ट पे बर्न करो पैसा, कोई भी कॉस्ट पे ग्रोथ अचीव करो, वैनिटी मेट्रिक्स को चेज करो, थोड़ा मेरे को लगता है वो करेक्शन होएगा। एंड वो एक बुरी बात नहीं है। आई थिंक वैल्यू क्रिएशन, जो भी स्टार्टअप वैल्यू क्रिएट करेगी वो थोड़े एक्सपेंसिव मनी के साथ भी कर सकती है, जरूर करेगी भी। जो काफी पैसा वेस्ट भी हो रहा था वो थोड़ा रुकेगा, थोड़ा एक सैनिटी आएगी। तो मेरे ख्याल से अच्छी बात है। पर इस विषय से एक अलग बात है कि स्टार्टअप क्रिएशन ऑफ वैल्यू बहुत हो रहा है इंडिया में, और वो होते ही रहेगा। ओके, तो इंडिया की कहानी में भी हम थोड़ा और विस्तार से आएंगे, नीतीश के साथ समझेंगे और क्या बातचीत हो रही है उनको भी समझेंगे। लेकिन अब थोड़ा सा इक्विटी की तरफ आते हैं। हमारे साथ दो बहुत विशेष मेहमान हैं, प्रकाश दीवाना और गौतम वेद। गौतम तो अमेरिका में ही रहते हैं और प्रकाश जी घूमते रहते हैं, मतलब अक्सर लंदन अमेरिका में पाए जाते हैं। गौतम, ये जो कहानी शुरू हुई है यूएस में, मुझे इसमें जानते हैं कि आप लोगों से समझना है, जो देख रहा हूँ मैं कि बहुत सारे छोटे छोटे बैंकों में, मैं 3 के तो नाम ले रहा हूँ क्योंकि बाकी के इक्विटी के जरिए हमको समझ में आ रहा है कि वहाँ बहुत तूफान मचा हुआ है। 30% 40% नीचे, किसी की ट्रेडिंग रोक दी गई, किसी कुछ। तो दरअसल ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है क्या, कि बहुत तगड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो रही है, अभी लोग उसको समझ नहीं पा रहे हैं, ऐसा है क्या, ये मैं गलत समझ रहा हूँ? नीरज जी, मैंने पहले भी आपके संग जो इंटरव्यूज दिए हैं उसमें काफी बार एक बात को कहा है कि कोई भी अच्छे निवेशक को फाइनेंशियल मार्केट हिस्ट्री का एक आदरणीय स्टूडेंट बनना बहुत जरूरी है। तो हमें फाइनेंशियल मार्केट हिस्ट्री क्या सिखाती है कि जब भी डेट मार्केट की प्रॉब्लम की वजह से इक्विटी मार्केट में पेन आता है तो वो पेन डेट मार्केट से कहीं ज्यादा होता है। सो सेम प्रॉब्लम यहाँ पे भी हो रही है। ये तीनों बैंक्स जो कोलैप्स किए हैं पिछले 1 हफ्ते में, सिल्वरगेट बैंक, सिलिकॉन वैली बैंक, सिग्नेचर बैंक, इन तीनों के प्रॉब्लम्स थे एसेट लायबिलिटी मिसमैच। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जीरो इंटरेस्ट रेट्स, जब जीरो इंटरेस्ट रेट्स के टाइम में लिक्विडिटी बहुत ज्यादा थी सिस्टम में, तो काफी लोगों ने बैंक्स में डिपॉजिट डाला, लेकिन वो डिपॉजिट्स
एट एनी टाइम विड्रॉ किया जा सकता था। इन बैंक्स ने क्या किया, वो पैसे को लगा दिया लॉन्ग टर्म एसेट्स में एट लो इंटरेस्ट रेट्स। तो जैसे ही इंटरेस्ट रेट्स बढ़े तो इन बैंक्स को नुकसान होने लगा ऑन देयर बॉन्ड बुक्स, लेकिन क्योंकि वो हेल्ड टू मैच्योरिटी कैटेगरी में थे इसलिए उनके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में वो दिखाई नहीं दे रहे थे। जैसे ही डिपॉजिटर्स ने पैसा विड्रॉ करना शुरू किया, क्योंकि अमेरिकन बैंक्स ने बहुत सालों से डिपॉजिट रेट्स बढ़ाए नहीं थे, 0 to 0.25% के आसपास चल रहे थे। अब जो आम आदमी है अगर उसको गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल्स में और मनी मार्केट फंड्स में 5% ब्याज मिलेगा तो बैंक्स में 0% पे डिपॉजिट क्यों रखेगा। तो जैसे ही ये लिक्विडिटी की टान आई इन बैंक्स के ऊपर तो उनके पास और कोई तरीका नहीं था ये डिपॉजिट्स डिमांड मीट करने के लिए, उनको अपना बॉन्ड पोर्टफोलियो में से बॉन्ड्स बेचना पड़ा लॉस में और उसकी वजह से पैनिक क्रिएट हो गया मार्केट में। एंड सितंबर 2018 में भी जब IL&FS क्राइसिस हुआ था इंडिया में तब भी सिमिलर एपिसोड हुआ था जब DSP मेरिल लिंच DSP म्यूचुअल फंड ने दीवान हाउसिंग फाइनेंस के बॉन्ड्स को सेकेंडरी मार्केट में बेचा था 13% यील्ड पे। उस समय भी काफी पैनिक फैला था मार्केट में। और शॉर्ट टर्म में जब कोई भी फाइनेंशियल मार्केट क्राइसिस या फाइनेंशियल सिस्टम क्राइसिस आता है उस समय डर को कोई भी वैल्यूएशन बॉटम पता नहीं होता। और वही सेम चीज यहाँ हम लोग देख रहे हैं। आज सुबह अमेरिकन मार्केट खुलते ही आप देखिए फर्स्ट रिपब्लिक बैंक बहुत ही बड़ी वेल रन बैंक है कैलिफोर्निया में, वो 70% डाउन है। वेस्टर्न अलायंस बैंक इज 75% डाउन एंड जायन बैंक इज डाउन 45%। जो रीजनल बैंक ETF है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ऑफ रीजनल बैंक्स इन अमेरिका, वो 15% गिर गया एक घंटे के अंदर। सो दिस इज एंड look at what has happened to the US 2-year and the US 10-year yield. US 10 साल की ट्रेजरी यील्ड पहुंच गई 3.4% एंड US 2-year yield अब आ गई है 4%। अब इसका इक्विटी मार्केट से क्या कनेक्शन है? जो फेडरल रिजर्व का जो फेड फंड्स रेट है वो हमेशा 2-year ट्रेजरी यील्ड को फॉलो करता है। और पिछले एक साल में पहली बार जो 2-year ट्रेजरी यील्ड है वो फेड फंड रेट से नीचे चली गई है। इसका मतलब फेडरल रिजर्व का पिवट अब हो गया है। अब फेडरल रिजर्व अगले 22 मार्च के मीटिंग में इंटरेस्ट रेट्स नहीं बढ़ाएगी। दे आर डन फॉर नाउ। आई थिंक नाउ दे विल जस्ट पॉज, लोग यहीं पे रुक जाएंगे और वेट करेंगे टू वेट एंड वॉच टू सी व्हाट हैपेंस। अगर आप फेडरल फंड फ्यूचर्स मार्केट भी देखें, अगले समर तक 5 इंटरेस्ट रेट कट्स अब प्राइसिंग हो रहे हैं। एक हफ्ते में पूरा सिचुएशन गौतम लोग मतलब इक्विटी मार्केट के या बॉन्ड मार्केट के लोग सोचते बहुत है ना। देखिए अभी एक हफ्ते पहले तक 50 बेसिस पॉइंट हाइक की बात चल रही थी कि 22 मार्च को 50 बेसिस पॉइंट हाइक होगा। ओवरनाइट 2-3 बैंक कोलैप्स हुए तो गोल्डमैन सैक्स कह रहा मार्च में तो हाइक ही नहीं होगी, छोड़िए आप बढ़ने की तो बात छोड़िए, मिस होगा। तो ये जो इतना वोलेटाइल वाइल्ड थिंकिंग है ये जायज़ है क्या? ग्राउंड पर क्या बदल गया जो इतनी वाइल्ड थिंकिंग कर रहे हैं लोग? तो फेडरल रिजर्व का हिस्ट्री में ये सिखाता है कि फेडरल रिजर्व बेसिकली ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ दोनों तरफ ओवरशूट करता है। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं तो जितना जरूरत है उससे कहीं ज्यादा बढ़ाते हैं जब तक कुछ फाइनेंशियल सिस्टम में कुछ ब्रेक नहीं हो, और जब काटना शुरू करते हैं तो उस लेवल तक काट देते हैं कि फाइनेंशियल स्पेकुलेशन शुरू हो जाता है। सो नाउ दैट द फाइनेंशियल सिस्टम इज ब्रोकन, देखिए पिछले एक हफ्ते में अमेरिका की सबसे बड़े बैंक फेलियर्स में से टॉप 3 बैंक फेलियर्स में से टॉप 2 बैंक फेलियर्स पिछले एक हफ्ते में हो गए हैं। सो सिलिकॉन वैली बैंक एंड सिग्नेचर बैंक, दिस टू आर टू ऑफ द बिगेस्ट बैंक फेलियर्स इन अमेरिकन मार्केट हिस्ट्री इन द लास्ट 15 years. So now that the financial system has broken, अब फेडरल रिजर्व रुक जाएगा। एंड देखिए इससे हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है एज इन्वेस्टर्स कि हमेशा हम्बल रहिए एंड मार्केट्स में कभी भी कुछ भी हो सकता है। एक हफ्ते पहले तक ज्यादातर लोगों को इन तीनों बैंक्स का नाम भी नहीं पता था दुनिया में, सिल्वरगेट, सिलिकॉन वैली बैंक एंड सिग्नेचर। आज पूरी दुनिया इन तीनों बैंक्स की बात कर रही है। सो फाइनेंशियल मार्केट्स में सबसे बड़ा रिस्क वो होता है जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, वो सबसे बड़ा रिस्क होता है फाइनेंशियल मार्केट्स में। एक हफ्ते पहले तक इन तीनों बैंक्स के बारे में कोई बात नहीं कर रहा था और सबसे बड़ा रिस्क इन तीनों बैंक से ही निकला। सिमिलरली साल 2020 के शुरुआत में दुनिया में कोई स्टॉक मार्केट में कोविड-19 की बातें नहीं कर रहा था, लेकिन उस पूरे साल में सबसे बड़ा रिस्क वही निकला। सो हमेशा हम्बल रहिए, ग्राउंडेड रहिए, और जैसे जैसे गौतम आपके पास हम्बल और ग्राउंडेड मैं तो तब रहूंगा जब मुझे जानकारी हो। प्रकाश दीवान जी को लेके, प्रकाश दीवान जी देखिए नीतीश बिल्कुल साफ तौर पे कह रहे हैं कि इसका इम्पैक्ट आएगा। मोहनदास सर तो बिल्कुल खुल के कह रहे हैं कि ये अभी तो नीचे पता नहीं क्या सिस्टमिक रिस्क हो गया।
और गौतम बहुत सच्ची बात कह रहे हैं कि आपको एक हम्बल रहना चाहिए, मतलब ज़्यादा उड़ना नहीं चाहिए। लेकिन मैं कैसे ना उड़ूँ, फॉर्ब्स कह रहा है कि बेस्ट बैंक ऑफ अमेरिका है ना, उसकी AAA रेटिंग चल रही है। एक हफ्ते तक उसमें कुछ, पहले तक कुछ पता नहीं था, हालांकि उसके बड़े अधिकारी माल बेच रहे थे अपना। तो ये सब जो चल भी रहा था ना, तो ये तो बहुत कुछ मुट्ठी वाले लोगों को शायद पता रहा होगा कि कुछ तो गड़बड़ है इसमें। मेरा सवाल ये है कि बॉन्ड यील्ड नीचे आ गई है, काफ़ी नीचे आ गई इस टूट पटक से जो भी हो रहा है। सुलझ गया है क्या मामला, या ये सिर्फ ऑप्टिक्स है अभी बॉस? ये आप इसको समझने में गलती करेंगे। नीरज भाई, पहले तो आपको बताइए, आपने ये मुद्दा शुक्रवार के दिन लिया था जब दुनिया में जो हो रहा था, हिंदुस्तान में एटलीस्ट सिल्वर गेट और एसवीबी को कोई जानता नहीं था। तो आपने काफी टाइम से लोगों को एक वो दिया, फोर वार्निंग जैसी दी कि भाई ये कुछ गड़बड़ है, एक क्राइसिस, इसमें क्राइसिस में बदलने की फुल पोटेंशियल है। और वो एग्जैक्टली जो मोहनदास जी ने कहा कि ये सिस्टमिक रिस्क है। आप देखिए, यूएस के मार्केट में 850 छोटी बैंक है और करीब 5 बड़ी बैंक है, ठीक है। अब 850 बैंकों में अगर एक अच्छी बड़ी खासी बैंक को अगर ये हो सकती है, तकलीफ आ सकती है बिकॉज ऑफ दिस मिसमैच जो इन्वर्जन ऑफ यील्ड कर्व की वजह से आ रहा है, कि शॉर्ट टर्म यील्ड जो है वो अलग हो गई और वहां इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए और लॉन्ग टर्म के कम रहे, उसकी वजह से जो दिक्कतें ट्रेजरी में जो आ रही हैं, लॉसेस हो रही है बॉन्ड पोर्टफोलियो में, तो वो एक बैंक को नहीं सभी को होंगी। जिन्होंने भी इस टाइप के एडवेंचरस इन्वेस्टमेंट्स किए हुए हैं और इजी मनी जब आया था तब पार्किंग करी हुई है, तो वहां आज आनी थी। तो ये सिस्टमिक रिस्क तो है ही है, क्योंकि एक कोई बैंक के पर्टिकुलर कारोबार की वजह से नहीं है, या लेंडिंग पैटर्न की वजह से नहीं है, या फेलियर की वजह से नहीं है ना। सो अब इसका कंटेजियन कितना होगा ये किसी को नहीं मालूम है। और जो सरकार वहां की जो वहां के रेगुलेटर्स जो कोशिश कर रहे हैं, और जो बाइडेन साहब ने एक बहुत बड़ा बयान दिया कि भाई टैक्स पेयर इसको नहीं झेलेंगे, ये सारा नुकसान इक्विटी शेयर होल्डर्स को झेलना पड़ेगा, बॉन्ड होल्डर्स को झेलना पड़ेगा। तो मार सबसे ज्यादा वहां पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि अगर मैं शेयर होल्डर हूं तो मुझे पता है कि मेरी बैंक में जहां मैंने निवेश करा हुआ है एज अ बॉन्ड होल्डर या इक्विटी होल्डर, अब उसको नुकसान झेलना पड़ेगा। 500 बेसिस पॉइंट, 5% का मूवमेंट हुआ है फ्रॉम द टाइम ऑफ 2020-21, जो फ्री मनी जब प्रिंट हो रहा था और आज जब यील्ड 5% आपकी बैठी हुई है। तो अगर लोग वहां पे पैसे शॉर्ट टर्म में कहीं और डालेंगे, पैसे रखेंगे नहीं बैंकों के पास, तो नेचुरली तो ये एसवीबी में जो लाइनें लग रही है, ये डिपॉजिट के से ज्यादा इसलिए लग रही है कि भाई हमारा पैसा निकाल के कहीं और लगाएं जहां पे एटलीस्ट हमको यील्ड भी अच्छी मिले। तो ये जो रन ऑन द बैंक्स है, ये थोड़ा कंटेजियन वाला माहौल बन सकता है। सरकार क्या करती है, क्या उसके हाथ में है, सक्षमता किस चीज की है, ये जानना थोड़ा सा अभी मुश्किल है, लेकिन आई एम श्योर इस प्रोग्रेसिंग स्टोरी जिसको हम कहते हैं। बट इससे साफ चीज जो जाहिर हो रही है वो क्या है, जो गौतम भी बहुत क्लियरली बोल रहे हैं कि इक्विटी मार्केट के रिस्क को समझे बिना जिन लोग ने निवेश किया हुआ है उनको सबसे ज्यादा मार पड़ेगी। जो जिस दिन आपको रिस्क समझ आता है, तो इंग्लिश में कहावत है इक्विटी मार्केट में, दैट इफ यू हैव टू पैनिक टाइमली, ऐसा है कि सब कुछ हो जाने के बाद पैनिक करने का कोई फायदा नहीं होगा, आपको नुकसान ही होगा। तो अगर आपको डर है, जो भय का जो एहसास हो रहा है लोगों को, ये और भी खतरनाक है। एक्चुअल भय कितना है वो तो जानना मुश्किल है, लेकिन भय का एहसास इतना है कि आदमी वो करता है। लेकिन हमारे यहाँ पे मार्केट में जो जैसे हमारे यहाँ की बैंक्स में भी मार पड़ रहा था या थोड़ा दबाव पड़ रहा था, वो थोड़ा सा एक सेंटिमेंट रब ऑफ है, वो टेम्पररी हो सकता है। तो यूएस के मार्केट में इम्पैक्ट जो हो रहा है वो यूएस को झेलना खास पड़ेगा, और हमको ये देखना है कि कौन से सेक्टर्स में मार हमको पड़ेगा, जिसकी वजह से ये यूएस बैंक के कंटेजन की वजह से जहां पे इम्पैक्ट हो सकता है, चाहे वो आईटी हो, चाहे वो कोई और फाइनेंशियल हो, चाहे स्टार्टअप्स हो जो फंड हो रहे हैं यूएस के प्राइवेट इक्विटी साइड से या वेंचर कैपिटल साइड से। तो थोड़ा समझना, फोकस दूसरी चीज पे करना पड़ेगा। सेक्टोरली तो मैं अभी आपसे पूछूंगा, मुझे एक सवाल और है, क्या फेड डर गया है क्या? जैसे अभी गौतम ने कहा कि अब फेड शायद उसको लग रहा है कि सिस्टमिक रिस्क आ गया, तो अब ये नहीं करना चाहिए। तो जिस प्रॉब्लम को कंटेन करने के लिए फेड ने ये पूरा ड्रामा रचा, ड्रामा मतलब इन गुड वर्ड्स, कि ये पूरा खेल जो चल रहा था कि इन्फ्लेशन को 2% लाना है, वो तो आया नहीं अभी तक। तो क्या डर के बैठ जाएगा कि नहीं अभी नहीं बढ़ाना क्योंकि हमारे बैंक ही डूब रहे हैं? तो फिर तो एक और गंभीर समस्या खड़ी होगी, ना बैंक बच रहे हैं, ना इन्फ्लेशन नीचे आ रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। डर गया क्या फेड? जो एक कहावत है ना कि जो फेड कोशिश कर रहा था इन्फ्लेशन को काबू में लाने की, इंटरेस्ट रेट बढ़ा के और इतनी तेज रफ्तार से बढ़ा रहे थे, तो वैसा है कि भाई हो सकता है इन्फ्लेशन को काबू में ले आते तो कहते देखो ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया पर पेशेंट मर गया।
है ना। तो ये है कि आपने एक सोल्यूशन ढूंढ लिया, एक आपकी समझ में सोल्यूशन आ गया और वो आप करते गए, लगाते गए और बोलते गए कि भाई हम तो इंटरेस्ट रेट लॉन्गर फॉर हायर वाला जो एक चल रहा था माहौल कि भाई इंटरेस्ट रेट तेज रहेंगे और काफी लंबे समय तक तेज रहेंगे, अगले साल तक की उम्मीदें बनी हुई थी कि ये इंटरेस्ट रेट ऊपर ही रहेंगे। अब सडनली ये रियलाइज हुआ कि भाई पेशेंट तो मर रहा है, हमारा ऑपरेशन जो था उसको करने का कोई फायदा ही नहीं है जब वो रिकवरी नहीं दिख रही है। तो और ये कंटेजियन और ऊपर से आपके पास आ गया, तो जो कॉम्प्लिकेशन हो रही है उसको देख के डेफिनेटली कोर्स करेक्शन होगा, डेफिनेटली होगा। और कहीं ना कहीं यूएस फेड इंटरवीन भी करेगा। मुझे ये नहीं लगता कि वो बैठे रहेंगे। लेमैन क्राइसिस के बाद बहुत कुछ सीखा है रेगुलेटर्स ने, मार्केट प्लेयर्स ने। तो कहीं ना कहीं ये इसको रोकना की मुहिम जो है वो मेरे ख्याल से काफी सीरियस रहेगी। इसको इतना लाइटली लिया नहीं जाएगा क्योंकि इट इज एन अननोन दैट हैज बिकम नोन। तो जिसको कहते हैं ना, तो वो उसका जो फियर साइकोसिस है और जो रिस्क असेसमेंट है नीरज भाई, वो बहुत अलग तरीके से होगा। तो मुझे नहीं लगता कि यूएस फेड बढ़ा सकता है इंटरेस्ट रेट। अगर वो बढ़ाएगा तो वो जैसे मैंने कहा वही होगा कि पेशेंट मर गया, ऑपरेशन हमारा सक्सेसफुल हो गया। बहुत प्रकाश भाई, बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि शराब छुड़ाने के लिए सख्ती बढ़ती गई तो विड्रॉल सिम्टम्स इतने खतरनाक हो गए कि भैया इसको पिलाओ थोड़ी बहुत, ये ना ये बच्चेगा नहीं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि ये हो क्या रहा, कैसे मैनेज किया जाए। आता हूँ वापस आपके पास। नीतीश, मुझे ये बताइए कि अब बार बार ये रिस्क मैनेजमेंट की बात हो रही है। रिस्क मैनेजमेंट अब एक मतलब हम लोगों को सीखने को मिलता है जर्नलिज्म में होते हुए कि बिजनेस करिए लेकिन उसमें रिस्क मैनेज जरूर करिए। कुछ लोग तो कहते हैं कि टॉप 4-5 बैंकों को छोड़ दीजिए, बाकी लोग रिस्क मैनेजमेंट का बिजनेस कर रहे हैं। लेंडिंग वेंडिंग सब रिस्क मैनेजमेंट है कि आप किस प्रोफाइल के लोग रिस्क दे रहे हैं। तो स्टार्टअप भी चूंकि बहुत ज़्यादा कैश बर्न होता है उसमें, उसके बाद सक्सेस मिलती है, नेचर ऑफ द बिजनेस है। तो आप तो चूंकि उस फील्ड के बहुत माहिर लोग हैं और आपने एक सक्सेसफुल बिजनेस खड़ा कर लिया है। ये जो रिस्क नया खड़ा हुआ है इसके लिए कितना प्रिपेयर्ड है स्टार्टअप की दुनिया के लोग? एक्चुअली हमारे केस में भी देखिए तो हमारा एक रिस्क मैनेजमेंट फिलॉसफी था कि कोई भी बैंक में हम लोग 10% से ज़्यादा या कोई भी ग्रुप ऑफ बैंक में 10% से ज़्यादा कैश रिजर्व्स नहीं रखेंगे। उसमें भी हमारा रिस्क इस टाइम फेल ही हुआ है बिकॉज 64 करोड़ इज अ हाई अमाउंट ऑफ मनी जो हमारा काफी अटक गया एसवीबी में। तो रिस्क मैनेजमेंट को भी रिवाइज करना पड़ता है बेस्ड ऑन लर्निंग्स, और ये काफी लर्निंग है और हम और देखेंगे इस रिस्क कैसे मैनेज करें। स्टार्टअप्स के हिसाब से छोटे स्टार्टअप्स में क्या रहता है, जो शुरुआत है उनको बहुत अलग अलग एरियाज में फोकस करना पड़ता है और काफी स्टार्टअप्स रिस्क पे फोकस नहीं कर पाते। आप यंग स्टार्टअप को बोलो कि 4 बैंक अकाउंट्स खोलने में इतना इजी भी नहीं रहता है। एसवीबी इंडियन स्टार्टअप्स भी काफी इसलिए यूज कर रहे थे, मैं मेरी टीम से पूछा था, क्योंकि वो काफी इजी ऑन रैंपिंग प्रोवाइड कर रहे थे स्टार्टअप्स को। काफी दूसरे जो बैंक से एस्टैब्लिश्ड बैंक से उनको अलग अलग जैसे रिक्वायरमेंट्स रहते कि कोई पर्सन ऑन ग्राउंड होना पड़ता है यूएस में अकाउंट खोलने के लिए। एसवीबी वाज अलाउइंग कि रिमोटली आप अकाउंट खोल सकते हो। तो काफी ऐसे सिचुएशंस बन जाते हैं जिसमें काफी कंसंट्रेशन रिस्क हो जाता है। और एसवीबी अगर आप देखिए तो एक टॉप 20 यूएस बैंक है, ऐसा नहीं है कि कोई छोटा बैंक था या अनरेप्यूटेड बैंक था। मैं पढ़ रहा था कि रिसेंटली पिछले हफ्ते ही फोर्ब्स ने उनको एक टॉप बैंक का अवार्ड भी दिया था। यस तो काफी आई मीन स्टार्टअप्स को अगर आप बोले कि ये इतना बड़ा रिस्क है, ऐसा ब्लैक स्वॉन इवेंट हो जाएगा तो बहुत डिफिकल्ट है। बट दैट सेड, जितना और रिस्क मैनेजमेंट हो सकता है वो जरूर करना चाहिए, और होपफुली दिस विल बी अ लर्निंग फॉर मेनी कंपनीज एस्टैब्लिश्ड एज वेल एज स्टार्टअप्स। लर्निंग है इसमें बहुत ज़रूरी है, जैसे कि नीतीश कह रहे हैं कि इसको बहुत ध्यान रखना चाहिए। गौतम जी को और उनको लेके आइए फिर से प्रकाश जी को। गौतम जी, आपको भी लगता है कि फेड अब रुक जाएगा क्योंकि उसके सामने एक ऐसा चैलेंज हो गया है कि बॉस ऑपरेशन तो ठीक हो गया लेकिन पेशेंट मर जाएगा अगर इतना ज़्यादा टाइटनिंग करेंगे तो? जी, आपने गोल्डमैन सैक्स रिपोर्ट की बात की थी कुछ देर पहले, जिसमें गोल्डमैन सैक्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस महीने 25 बेसिस पॉइंट्स भी इंटरेस्ट रेट हाइक अब होगी नहीं। और मैं उससे सहमत हूँ। मुझे लगता है अब फेडरल रिजर्व रिस्क लेगा नहीं, बिकॉज अभी समय है फाइनेंशियल मार्केट्स को थोड़ा शांत करना और थोड़ा काम करना एंड टू मैनेज द फाइनेंशियल सिस्टम वेरी वेल। एंड अब अगर इंटरेस्ट रेट्स और बढ़ाएंगे तो सिस्टमिक रिस्क का प्रोबेबिलिटी और कहीं ज्यादा बढ़ जाएगा। तो वर्स्ट केस टू वर्स्ट केस मेरे ख्याल से अब अगर फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाते भी हैं तो 25 बेसिस पॉइंट करके रुक जाएंगे। वो लोग सीधा बोलेंगे कि नाउ वी विल वेट एंड वॉच। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम अगले 10 दिन में और बढ़ जाती है तो
मेरे ख्याल से 22 और 23 मार्च को फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाएंगे नहीं। एंड इक्विटी मार्केट्स के लिए, अगर मैं अब इक्विटी मार्केट्स की बात करूं, सबसे अच्छा सिनारियो एक निवेशक के लिए क्या होता है? अगर इंटरेस्ट रेट्स पीक आउट कर गए हैं, आगे कटने वाले हैं, इफ इंटरेस्ट रेट्स कट्स आर गोइंग टू हैपन, और अगर स्टॉक प्राइसेस कम हो रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? बेटर वैल्यूएशंस एंड बेटर लिक्विडिटी। एंड इसी तरह नए बुल मार्केट का जन्म होता है इन द डेप्थ्स ऑफ पेसिमिज्म। एंड जब सारी तरफ केओस और कंफ्यूजन चल रहा है, पूरा डर का माहौल है, दैट इज द टाइम एक नए बुल मार्केट का जन्म होता है। तो मेरे ख्याल से अगर फेडरल रिजर्व इंडिकेशन देता है कि हाँ इंटरेस्ट रेट्स पीक आउट कर गए हैं, और फेड फंड फ्यूचर्स मार्केट में ये भी कहता है कि अगले एक साल में काफी सारे इंटरेस्ट रेट्स कट्स होने वाले हैं, तो इससे बेटर सिनेरियो एक इक्विटी इन्वेस्टर के लिए हो ही नहीं सकता। तो हमें बहुत ध्यान से फेड फंड फ्यूचर्स को मॉनिटर करना चाहिए। प्रकाश जी ये बताइए, देखिए आप तीन लोग इस बात पे सहमत हो रहे हैं कि फेड को अब रुक जाना पड़ेगा, और वो जो 630 बिलियन डॉलर का मार्क टू मार्केट लेके बैठे बुक में अगर खोल दें, 200 बिलियन भी निकाल दें, तो फेड तो ऐसे ही फेड की ऐसी तैसी कहेगा मत करो। मेरा पॉइंट ये है कि इंडियन मार्केट क्यों डरा? फेड मैनेज कर रहा है ना, बॉन्ड यील्ड नीचे आ गई है ना, क्रूड $80 पे आ गया है ना, फिर इंडियन मार्केट में इतना डर क्या है? हमारे यहाँ तो कोई रिस्क भी नहीं, हमने तो हमारा कोई बैंकिंग एक्सपोजर नहीं है, हमारे यहाँ कुछ प्रॉब्लम नहीं, हम क्यों डर रहे हैं इतना? नहीं, डर तो देखिए, फाइनली ग्लोबल मनी सप्लाई तो एक डिफाइंड कॉमन पूल है, पैसा तो वहां से आना है, कहीं ना कहीं से आना है। और हमारे यहाँ जो एफआईज की होड़ लगी हुई है यहाँ से निकलने की, वो अगर इंटरेस्ट रेट इतने ऊपर रहेंगे तो वो भी निकलेंगे, और उनके बॉन्ड लॉसेस, बॉन्ड पोर्टफोलियो की जो लॉसेस हैं, कहीं ना कहीं उसको कॉम्पेंसेट करने, कवर करने पैसा वहां जाना ही जाना है। लेकिन ये एक बात जरूर है कि अगर फेड इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की गति को या दिशा को थोड़ा सा तब्दील करते हैं, एक पॉज करते हैं, या पिवट जिसको आजकल फैशनेबली हम लोग कह रहे हैं, तो हिस्ट्री ये कहती है कि पिवट के बाद मार्केट कोई जरूरी नहीं है कि सुधर जाता है, क्योंकि पिवट एक सिम्टम है कि भाई अब अत हो गई और गलती हो गई, जो गौतम ने पहले कहा कि दोनों साइड पे एक्सट्रीम केस हो जाता है, तो वो एक्सट्रीम केस का एक्नॉलेजमेंट है। एक वो है कि अंदेशा कि भाई हाँ ये ज्यादा कुछ हो गया, बहुत जल्दी हो गया, तो जो दवाई देनी थी उसकी जगह स्टेरॉइड्स दे दिया आपने, तो थोड़ा कहीं आपको फिर वापस नॉर्मल होने में टाइम लगेगा। हमारे मार्केट के लिए एडवांटेजेस मैं देख रहा हूँ कि कहीं आ सकती है कि इंटरेस्ट रेट अगर घटते हैं वहां पे, और वापस इक्विटी की तरफ झुकाव बढ़ता है इमर्जिंग मार्केट्स में, तो आई थिंक हमारे मार्केट से अच्छा कोई विकल्प आज है नहीं इमर्जिंग मार्केट्स में फॉर मनी टू कम। तो एक तो वो हो जाता है, और दूसरी चीज ये है कि एक तो सेक्टर को छोड़ के यूएस के रिसेशन से हमको इतनी चिंता इसलिए नहीं होती कि हम लोग ऐसे ही कुछ ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं करते, और हमारी इंपोर्ट बिल में अगर क्रूड में गिरावट आती है तो वो तो कहीं ना कहीं फायदा होना ही होना है। तो आईटी कंपनीज को छोड़ के जिनके कॉन्ट्रैक्ट्स बीएफएसआई सेक्टर से काफी ताल्लुकात रखते हैं, वहां पे, और मोहनदास जी उसमें एक्सपर्ट हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं कि भाई इम्पैक्ट होगा तो किस टाइप का होगा। और यहाँ के स्टार्टअप्स में भी फॉर्चुनेटली हम लोग की फंडिंग इस टाइप की नहीं मिली हुई है। जो ये नजारा की कंपनी, जो नितेश जी की कंपनी है, वो तो बहुत बड़ी है, बट जब छोटी छोटी कंपनीज को देखें तो उनके फंडिंग पैटर्न में इस टाइप का पैसा नहीं है कि जो सरप्लस रहे कि वो वहां पे रख सकते हैं, और उसमें एक्विजिशंस के लिए पैसा होता है, कोई बिजनेस प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा होता है, बट कारोबार चलाने के लिए जो स्टार्टअप्स को पैसे चाहिए वो तो डेफिनेटली उनके पास रहते हैं। सो हमारे लिए इट इज नॉट सच अ बैड सिचुएशन, पर ग्लोबल मार्केट में अगर यूएस को अगर सर्दी होगी तो छींक तो यहाँ भी मारेंगे, तो वो थोड़ा सा इम्पैक्ट तो आएगा, लेकिन आई थिंक इट इज रिस्ट्रिक्टेड, मतलब काफी हद तक रिस्ट्रिक्ट हो सकता है। अगर सुधर जाती है सिचुएशन तो पलट के इम्प्रूव भी हो सकता है। पूर्णिया में ना एक रिवर ओवरफ्लो हुई है, पानी भरा हुआ है सड़कों पे, बहुत तस्वीरें हम लोग देख रहे हैं, तो सर्दी जुकाम तो होना सर लाजमी है। कैलिफोर्निया में कांड भी हुआ है। अच्छा, प्रकाश सर की बात के बाद मेरे मोहनदास सर को लाइए। मोहनदास सर, एक बात और आपसे मुझे जानना है, क्योंकि आप स्टार्टअप को बहुत क्यूरेट करते हैं और स्टार्टअप कैपिटल में आप रहते हैं, उस शहर से आपका गहरा ताल्लुक है, तो क्या भारतीय स्टार्टअप जो हैं, जो बेंगलुरु में सबसे ज़्यादा हैं, उनको कोई पल्स आपको मिली कि बहुत ज़्यादा चिंता हो रही हो कि फंडिंग पे इशू आ जाएगा, या थोड़ा लोग संकोच करेंगे, क्योंकि सेंटीमेंट पे चलता है, सेंटीमेंट इतना ख़राब है, थोड़ा सा पैसा रुकेगा क्या? आपका क्या असेसमेंट कह रहा है? अभी तो एक्चुअल लॉस नहीं होगा, क्योंकि जो जिनका पैसा है सिलिकॉन वैली बैंक में सब पैसा वापस मिलेगा। लेकिन एक इस समस्या से बहुत बढ़िया समस्या है भारत सरकार को, आरबीआई को। उनको सोचना पड़ेगा कि हमारे स्टार्टअप्स क्यों बाहर जाके अकाउंट खोलते हैं,
क्यों यूएस में डोमिसाइल करते हैं, क्यों सिंगापुर में डोमिसाइल करते हैं और अकाउंट उधर खोलते हैं। इसका इसका एक ये रीजन है कि भारत में अगर आप धंधा करना चाहते हो और बाहर से पैसा आपको स्टार्टअप को आता है, बैंक अकाउंट खोलना और वो पैसा वापस देना बहुत मुश्किल है। आरबीआई का रेगुलेशन बहुत टफ है, डॉक्यूमेंटेशन बहुत टफ है और ये लोग सभी इंजीनियर्स है, पहली बार कंपनी कर रहा है और जब बैंक को जाते हैं और अकाउंट खोलते हैं, पैसा लिखते हैं, आरबीआई के रेगुलेशन से सबको डर होता है, सो पैसा आने में बहुत देर होता है। अगर कोई इन्वेस्टर फॉरेन इन्वेस्टर सेल करेगा, उसको पैसा वापस देने में एक नाइटमेयर है। वैल्यूएशन रिपोर्ट देगा, ये देगा, वो देगा, सब कुछ ये ट्रबल सब है। और आरबीआई ने कुछ रिलीफ दिया है पहले, 1 महीने पहले, लेकिन बहुत कुछ करना पड़ेगा। और वाई कॉम्बिनेटर जैसे बहुत बड़े एक सीड फंडर थे, उन्होंने करीब 250 स्टार्टअप्स को फंड किया है। वो कहते हैं कि अगर हमारे इंक्यूबेटर में आते हो पैसा मिलता है तो बाहर डोमिसाइल करना है या तो पैसा नहीं देंगे, इसलिए सब लोग बाहर जाते हैं और बाहर जाके डोमिसाइल करते हैं और उधर पैसा मिलता है। अगर वाई कॉम्बिनेटर पैसा डालते हैं, दूसरे लोग भी पैसा डालते हैं क्योंकि उनका नाम अच्छा है और इससे वो बाहर जाते हैं, लेकिन उनका धंधा सब इधर ही है। ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप का धंधा भारत में ही है, कुछ लोगों का धंधा बाहर है। और जो सास कंपनीज है वो तो भारत में थी, अभी सब बाहर जा रहे हैं, क्योंकि अगर आपका धंधा बाहर है, वहां से पैसा आना इधर, पैसा रखना उधर, यहाँ से डॉलर्स वापस भेजना बहुत मुश्किल करता है। आरबीआई ने बहुत मुश्किल किया है। आरबीआई ने ऐसे ये तो रिफॉर्म ज्यादा नहीं किया, कुछ किया है लेकिन ज्यादा नहीं है, सबको डर है इधर। अभी तो ईज ऑफ बिजनेस नहीं है स्टार्टअप्स के लिए। 5 साल से हम सरकार से बात कर रहे हैं, अरे बाबा ठीक करो, ठीक करो। जब कभी दिल्ली जाते हैं, कोई ब्यूरोक्रेट से मिलते हैं, बोलते हैं, वो सुनते हैं और हंसते हैं हमारे ऊपर। हमने मिनिस्टर साहिबा को भी मिला है, उनको भी मिला है, सुनते हैं लेकिन कुछ नहीं करते हैं। इसलिए मैं आपके चैनल से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करता हूं, आप सब स्टार्टअप्स को बुला के उनका जो समस्या है देकर हल कीजिए। हमको चाहिए कि हमारे स्टार्टअप इधर ही रहे, यहाँ ही कैपिटल लाके भारत का आगे ले। हमको ये नहीं चाहिए कि वो बाहर जाके डोमिसाइल करे, वहां पैसा ले और भारत का कंपनी को सब्सिडी बनाए। ये तो अच्छा नहीं है बात के लिए। हम क्यों बाहर, हमारे एक्सपोर्ट क्यों, बिजनेस क्यों बाहर जा रहे हैं, उनको बाहर भेज रहे हैं, क्योंकि हमारा रेगुलेशन ठीक नहीं है, पॉलिसी ठीक नहीं है। अगर गिफ्ट सिटी में भी कर सकते हैं, गिफ्ट सिटी क्या है, उधर तो फॉरेन एक्सचेंज करना, जो फॉरेन एक्सचेंज आता है वो बैंक में रहना, उधर ही रहने दो फॉरेन एक्सचेंज डिपॉजिट में, और खर्च करना भी वैसा ही होता है। वो इजी करने के लिए करना है। सॉफ्टवेयर सर्विस कंपनीज, इन्फोसिस, विप्रो के लिए एक्सचेंज अर्नर्स फॉरेन करेंसी अकाउंट है, उससे वो सब कुछ कर सकते हैं। इनको भी वही बेनिफिट देना है ना, लेकिन आरबीआई सुनती नहीं है। अगर आरबीआई को आप चिट्ठी लिखते हो, कुछ परमिशन लिखते हो, जवाब भी नहीं आता है। मुझे पता है कुछ कंपनियां 6 महीने 8 महीने से जवाब नहीं आते हैं तो बाहर चले गए, क्योंकि वो बोलते कि ये तो हमको करना होता नहीं है, सुनने वाले नहीं है देश में। यही मुश्किल है देश में। राइट हम सब ने 5 साल सरकार के जाकर प्रार्थना की है, मांगी है, लेकिन सुनने वाला नहीं है। उधर फिनेंस मिनिस्ट्री में सुनते नहीं है। मैं जाकर मिला हूं, वो मेरे मुंह पर देखकर हंसते हैं। एंजल टैक्स पर जाकर बात किया है, कंप्लेन किया था, लेकिन हंसते हैं। जी मोहनदास सर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं कि ये आपदा में अवसर भी बदल लीजिए आप। अब एक मौका मिला है तो इसको किसी तरीके से यहाँ के डोमिसाइल में यहाँ होमोजेनाइज करिए कि यहाँ के स्टार्टअप को वैसा रखिए। ये बात जो उन्होंने कही, थोड़ा सा और समझा देता हूँ आपको, मैं ब्रेक लूँगा इसके बाद। जो बड़े सीड फंड वाले कंपनीज हैं जैसे वाई कॉम्बिनेटर, ये लोग जब फंडिंग करते हैं तो ये इंसिस्ट करते हैं कि आप वहीं पे अकाउंट खोलिए। तो इसलिए बहुत सारे लोगों के सिलिकॉन वैली बैंक में अकाउंट हैं, क्योंकि वो अलग अलग जो भी पेचीदगियाँ हैं उसकी वजह से करते हैं। हम नीतीश से भी इस बारे में बात करेंगे। तो आप अगर जैसे आज उनकी एक मुश्किल, उनके मन में एक डर थी, अब अगर फेड नहीं आया होता, इसमें क्रेडिट लाइन नहीं खोलते, तो आज दिन में तो आपकी धड़कन बड़ी रहती कि मेरा पैसा वहाँ पे जमा है। तो ये भी एक शायद मौका है कि जहाँ पे इस चीज़ को एड्रेस करने की ज़रूरत है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि क्या अब यहाँ से आगे जो हमारा इकोसिस्टम है उसमें कोई सुधार देखने को मिलेगा। एक मुझे बहुत छोटा सा ब्रेक लेना है, लौट के आगे इसी चर्चा को आगे कंटिन्यू करते हैं।
स्वागत है एक बार फिर से आपका। और आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अमेरिका में जो सिलिकॉन वैली बैंक से समस्या खड़ी हुई है उसके क्या फॉलोआउट्स हो सकते हैं, उसकी वजह से क्या दिक्कतें हो सकती हैं। तो एक तो स्टार्टअप की दुनिया में क्या क्या हो सकता है, दूसरा भारतीय बाजारों में किस तरीके का इम्पैक्ट है उसको हम समझने की कोशिश करें। मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं। तो अभी आपने सुना होगा मोहनदास पई सर ने तो बहुत लंबी चौड़ी बातें कही कि ये एक मौका है जहाँ पे अपने आप को आपको स्टैब्लिश करना चाहिए। नीतीश, मुझे आपका एक कमेंट इसीलिए चाहिए कि इंडियन स्टार्टअप्स के लिए जो आपने एक तो लेसन ये दिया कि थोड़ा सा उड़े नहीं, ज़मीन पर रहें, अपने ठीक से कामकाज करें, रियल वैल्यूएशन पे करें। लेकिन क्या इस मौके को भी कन्वर्ट किया जा सकता है कि थोड़ा और सुधारा, जैसे वो कह रहे थे कि सरकार को बात करनी चाहिए और एक थोड़ा फंड की व्यवस्था भी करनी चाहिए यहाँ पे? जरूर, जैसे मैं काफी टाइम से बोल रहा हूँ, इंडिया इज ऑन द पाथ। इंडिया ऐसे रास्ते पे है कि वो वर्ल्ड का स्टार्टअप नेशन बन सकता है। जितनी एनर्जी, जितनी फाउंडर्स में एनर्जी है, एम्बिशन है, कैपेबिलिटी है, जो अपने होम मार्केट में अपॉर्चुनिटी है और ग्लोबल एम्बिशंस है फाउंडर्स के और कंपनीज के, इंडिया सच्ची डोमिनेट कर सकता है वर्ल्ड स्टेज पे। वैल्यू क्रिएशन जो हो सकता है, जो आप लोग अभी तक देखते थे यूएस में बिलियंस एंड हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स की कंपनीज बनती हुई, वो आगे आने वाले टाइम में इंडिया से जरूर बनेगी। और इसलिए गवर्नमेंट जितनी भी सपोर्ट दे सकती है स्टार्टअप वर्ल्ड को, मुझे लगता है कमी है। बिकॉज ये इंडिया का फ्यूचर है और इसमें गवर्नमेंट की सपोर्ट बहुत रहेगी। ईज ऑफ बिजनेस हो या जो भी तरीके से स्टार्टअप्स को, फाउंडर्स को, मैनेजमेंट टीम्स को सपोर्ट कर सके, मेरे हिसाब से प्रायोरिटी नंबर 1 होनी चाहिए इंडियन गवर्नमेंट के लिए। करेक्ट। LIC जैसे बड़े इंस्टीट्यूशन जिनके पास 40-45 लाख 50 लाख करोड़ का AUM है, उनको भी थोड़ा ज़्यादा पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि जितना इनोवेशन आप करेंगे देश तरक्की उतना ही करेगा। प्रकाश सर, और ये बताइए कि सर हमारा एक तो बहुत एकदम स्ट्रेट सवाल है, दर्शकों के मन में आता है, हमारा बैंकिंग सिस्टम सेफ है ना? हमको कोई लेना देना नहीं है SVB और फलाना ढिमकाना जो है, हमारा बैंकिंग सिस्टम एकदम सेफ है, कोई इशू नहीं है। हमारे बैंकिंग सिस्टम में कौन से एरिया में आपको आंच लगती हुई दिखेगी? मतलब ये तो ऐसा है कि अभी यूएस में इशू है, लेकिन ये मैं नहीं कह रहा कि बाकी जगह नहीं होगा। इनफैक्ट यूरोप एक अलग मार्केट है जहाँ पे यही चीज रेप्लिकेट हो सकती है या रिपीट करेगी अपने आप को, क्योंकि वहां भी पैसा छपा था, आपने पैसे की कॉस्ट 0 या नेगेटिव कर दी थी और अब यील्ड बढ़ा दी है। ऑफ कोर्स जो जिस रफ्तार से यूएस फेड ने बढ़ाई है वैसे नहीं बढ़ी है, बट बढ़ी तो है वहां भी, और वो मिसमैच वहां भी है कहीं ना कहीं। लेकिन इस टाइप के डिपॉजिट का इनफ्लो इतना मोटी तादाद में वहां नहीं आने की वजह से वो रन भी उतना नहीं हो सकता हो। ये एक साथवा देने की बात है। हमारे यहाँ तो ना कोई पैसा छपा था, ना कोई आज इंटरेस्ट रेट की वजह से, हाँ जो नॉर्मल क्रेडिट ग्रोथ में साइकिल में जो आंच आएगी हाई इंटरेस्ट कॉस्ट की वजह से, केपेक्स में कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी में, वो रहेगी, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन इससे डोमिनो से या कंटेजियन से हमको कोई असर होगी, ये मैं नहीं समझता। असर जो मैंने कहा वो यूएस के रिसेशन को लेके अलग होगी, और आपको हो सकता है गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते हुए दिखे, क्योंकि एक फ्लाइट टू सेफ्टी या ऑल्टरनेटिव एसेट्स में जो लोग जाएंगे, पैसा निकाल के बड़ी बैंकों में जाएंगे या सोना लेंगे। तो ये 2-3 चीजें हैं जो होंगी, तो उसका असर जो इनडायरेक्टली आपको पड़ सकता है मार्केट पे, वही पड़ेगा। बाकी ना चिंता वाली तो ऐसी तो कोई बात नहीं समझ आई। हाँ बिल्कुल, कई सारी रिपोर्ट्स ये कह भी रही कि इंडिया की जो बैलेंस शीट है बैंकों की खास तौर पे, वो बहुत ही स्ट्रांग है। 4% से नीचे ग्रॉस NPA है उनका इस साल के लिए, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा बना रहे। प्रकाश, एक सवाल और आपसे, अगर मैं इस वाली घटना को अलग बिठा दूं तो भारतीय बाजारों की इस वक्त सबसे बड़ी चिंता क्या है? यूएस का रिसेशन या कुछ और? यूएस रिसेशन की चिंता डेफिनेटली है, और हमेशा एक ये चिंता रहती है कि पैसा हमारे को, हम compete किससे करते हैं कि भाई पैसा चाइना चले जाएगा तो हमारे यहाँ नहीं आएगा, या हम लोग के जो कंपनीज की जो आप देखिए IPO एकदम से ड्राई आउट हो गई है पाइपलाइन। उसका रीजन ये है कि जो पिछले कुछ टाइम में IPO आए उसमें थोड़ी ओवर प्राइसिंग, मिस प्राइसिंग का माहौल बना, और थोड़ी एक चिंता बन गई लोगों के मन में कि भाई ये कभी कभी महंगी चीज आ जाती है तो फिर हम लेके बैठ जाते हैं, 1-2 साल तक पकड़े रहते हैं। तो इस टाइप के माहौल में कैपिटल रेजिंग थोड़ा सा इशू बन जाता है। जो नीतीश कह रहे हैं कि हमारे पोटेंशियल बहुत कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं कैपिटल फ्लोज को स्ट्रीमलाइन होते हुए देखना भी जरूरी है, ताकि कंपनीज जो ग्रो कर पा रही है, अपना एक्सपोर्ट निर्यात बढ़ा रही है, अपना प्रोडक्शन एफिशिएंसीज बढ़ा रही है,
उनको कैपिटल चाहिए होगा, एंड वी आर अ कैपिटल हंग्री कंट्री और इकोनॉमी, हमारे यहाँ तो कैपिटल की कमी हमेशा ही रहती है, महसूस होती है। तो उस लिहाज से चिंता ये है कि ग्रोथ कायम करने के लिए सरकार के सिवाय प्राइवेट सेक्टर कितना कैपेक्स कर रहा है, जो अभी नहीं हुआ है। आप पिछले सारे साल देखिए, मार्च एंड में आंकड़े आने शुरू हो जाएंगे, प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स इज एक्चुअली लैगिंग। लेकिन सरकार ने अपने हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर में, यूटिलिटीज में, पीएलआई के जरिए ये सब जो कोशिशें करी हैं, उसका असर आपको दिख रहा है। तो चिंता मेरे ख्याल से और कुछ नहीं है, इट इज माहौल खराब है। और देखिए नीरज भाई, सिंपल लॉजिक है, जब मार्केट 18,000 पे होता है तो 19-20 की बात होती है, और जब 17 पे आता है तो 16-15 की भी बात होती है ना। तो ये मार्केट का नेचर है। सो इससे कोई घबराने वाली बात नहीं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए तो आई डोंट थिंक कोई चिंता की बात है। हम लोग की इकोनॉमी, हम लोग की कंपनीज, हम लोग का माहौल, वो सब सही जगह पे अपनी आज है। हाँ, ये कहा जाता है कि चढ़ते हुए बाजार में लोग खरीदते हैं और गिरते हुए बाजार में लोग बेचते हैं। ये इक्विटी मार्केट की एक बहुत खूबी है, खास बात है। गौतम, आपको इंडियन मार्केट महंगा लगता है, सस्ता लगता है, कोई रिस्क लगता है, या आपको लगता है कि नहीं, हम तो लॉन्ग टर्म वाले हैं, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है? नीरज जी, ये मार्केट महंगा है सस्ता है, ये उन इन्वेस्टर्स के लिए रेलेवेंट क्वेश्चन है जो इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। हम तो बॉटम अप स्टॉक पिकर्स हैं, इंडिविजुअल स्टॉक्स पिक करते हैं, तो हमें पूरा मार्केट नहीं खरीदना है। इंडिया के मार्केट में 6,000 लिस्टेड कंपनीज हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करने के लिए हमें सिर्फ 20-25 अच्छे शेयर्स में इन्वेस्ट करके उनमें निवेशित रहना है लॉन्ग टर्म के लिए। सो जस्ट फोकस ऑन इंडिविजुअल बॉटम अप स्टॉक पिकिंग। एंड ये सब सेल ऑफ जब मार्केट में आते हैं और जब फॉरेन इन्वेस्टर्स पैसा टानते हैं, हमें उन सेक्टर्स में फोकस करना चाहिए जहां पे इन फॉरेन इन्वेस्टर्स का काफी हाई शेयर होल्डिंग है। इंडिया के केस में ये सेक्टर्स हैं बैंकिंग एंड आईटी। सो आईटी सेक्टर में तो अपने फंडामेंटल प्रॉब्लम्स अभी चल रहे हैं बिकॉज ऑफ द स्लो डाउन इन द वेस्टर्न वर्ल्ड, लेकिन बैंकिंग क्षेत्र में फंडामेंटल्स बहुत सॉलिड एंड मजबूत हो गए हैं। क्रेडिट कॉस्ट्स आर कमिंग डाउन, नेट इंटरेस्ट मार्जिन एक्सपेंशन इज हैपनिंग, एंड कोविड टाइम में इन्होंने काफी एक्स्ट्रा प्रोविजनिंग कर ली थी, जो अभी राइट बैक करेंगे तो उनके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को भी बूस्ट मिलेगा। तो अगर ये फॉरेन इन्वेस्टर्स बास्केट सेलिंग करते हैं ऑन ऑल दी बैंकिंग स्टॉक्स, तो जो स्ट्रॉन्ग बैंकिंग फ्रेंचाइजेस हैं जिनके पास बहुत हाई कासा रेशियोज हैं, करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट, आई थिंक टाइट लिक्विडिटी एनवायरनमेंट में वो बैंकिंग स्टॉक्स आउट परफॉर्म करेंगे और हमें वहां नजर रखनी चाहिए। सो हर मार्केट एनवायरनमेंट में मौके मिलते हैं हमें, लेकिन मार्केट्स टाइट लिक्विडिटी एनवायरनमेंट में डिफरेंशिएट करता है। जब पैसा खूब इजीली अवेलेबल होता है तब सब के सब स्टॉक्स ऊपर भागते हैं, लेकिन जब लिक्विडिटी एनवायरनमेंट टाइट होती है तब मार्केट्स डिफरेंशिएट करते हैं, मार्केट्स नैरो हो जाते हैं, एंड एक्टिव स्टॉक पिकर्स के लिए बहुत बढ़िया टाइम आ जाता है। तो मेरे ख्याल से अब वो समय है, आप इंडिविजुअल कंपनीज को इवैल्यूएट कीजिए और अपना एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाइए। इंडिविजुअल कंपनीज को देखिए, अच्छा पोर्टफोलियो बनाइए। और मकसद चर्चा का ये था कि जो इस समय दिमाग में लोगों को चल रहा है, उन क्वेश्चंस को एड्रेस किया जाए। तो अमेरिका में क्या हो रहा है, उसका असर भारत में क्या होगा, किन सेक्टर्स पे होगा, कैसे उसको हम डील करें। बहुत सारे लोगों के मन में होता है, जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं या जो समटाइम एचएनआई भी हैं, कि अरे इंडियन बैंकिंग सिस्टम में क्या। तो मैं ये अश्योर करना चाहता हूँ कि आज की तारीख में जो मैं पढ़ के आया हूँ कि इंडियन बैंकिंग बैलेंस शीट बहुत ही स्ट्रांग है, नो डाउट अबाउट इट। आगे क्या होगा पता नहीं, लेकिन आज की तारीख में तो बहुत स्ट्रांग दिख रही है। और बहुत ज़्यादा असर भारत में शायद इसलिए नहीं, क्योंकि उसको तुरंत सिचुएशन को संभाल लिया गया है। तो लास्ट एक बहुत अच्छा सा एक लाइन मुझे बताइए प्रकाश जी, अभी कोई चिंता नहीं करनी, आराम से सोना है, या सुबह उठ के फिर मैं देखूंगा कि अरे आज डाउ में क्या हो गया, ऐसा कुछ नहीं करना है ना? क्विक कमेंट। ये हादसा आप पे वही चीज सिखा रहा है जो कितने सालों से लोग सीख रहे हैं और नहीं भी सीख रहे हैं। वो ये है कि मार्केट में कभी भी मार्केट आपको ऑब्लाइज नहीं करेगा। जो आप उम्मीद करके बैठे हैं कि कल यार मार्केट खुले और 200 पॉइंट निफ्टी ऊपर हो जाए, तो ये आप सोचिए कि ये ऐसा होता नहीं है कभी। जैसे गौतम ने कहा, मार्केट में हम्बल इसलिए रही कि कभी भी कहां से क्या आपके सिर पे चोट पड़ेगी ये नहीं मालूम है। तो हमको नींद अच्छी अगर रखनी है तो हमको स्टॉक सिलेक्शन, पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन के जो बेसिक प्रिंसिपल्स है रिस्क मैनेजमेंट के, उसी पे फोकस करना है। और याद रखिए, ये जो माहौल बन रहा है नीरज भाई, इसमें जो अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी, ये अगले 2 साल बाद आप सुखी रहेंगे कि भाई हमने सस्ते भाव में अच्छी चीज ली। जैसे गुड प्राइसेस एंड गुड बिजनेसेस डोंट गो टुगेदर, है ना? सो गुड प्राइसेस will only come when there is bad news, और it doesn't mean कि भाई हर चीज खराब है। आज आपकी SBI या HDFC या ICICI बैंक को कहाँ आचानी, वैसे अच्छी चीजें हैं, इंडिया स्पेसिफिक है, डोमेस्टिक फोकस कंपनीज हैं,
बहुत कुछ है, तो बॉटम अप बेसिस पे तो मतलब काम तो वही रहेगा। नेट बिल्कुल ये यही कह करके- सकते हैं कि अच्छे स्टॉक बुरे समय में मिलते हैं और आपको उसको पहचानना चाहिए। नीतीश ने एक बहुत अच्छी बात कही कि अगर आप अपना रिस्क मैनेज करके चलते हैं, कंपनी हो, निजी पोर्टफोलियो हो, फैमिली ऑफिस का पोर्टफोलियो हो, तो आप हमेशा सक्सेसफुल हैं। क्योंकि आप रिस्क अगर मैनेज नहीं कर रहे हैं तो आप कितनी भी अच्छा स्टॉक खरीद लें, कितनी भी अच्छा बिजनेस खड़ा कर लें, क्योंकि आपने रिस्क हेज नहीं किया है, इसलिए वो एक झटके में बैंक SVB बन जाएगा। कि जो एक हफ्ते पहले इंडिया का वो US का टॉप बैंक में से शामिल था, वो एक हफ्ते बाद बैंकरप्ट हो गया है। तो इसलिए रिस्क मैनेज करना बहुत ज़रूरी, इसका एलेशन है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सारे मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत अच्छे से इस समस्या को सुलझाने और समझाने के लिए कि भाई अब तक क्या हुआ है, आगे क्या होगा, क्या डेवलपमेंट होगा, आप लोग इसमें फिर से एक बार चर्चा करेंगे। लेकिन आज तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।